हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस के। तो आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस में जो है 2009 का पेपर करेंगे। फिर हमारे 15-16 पेपर बच जाएंगे बच्चों, जिसको हम अपने 10 से 15 दिन में अंदर अंदर आपको कवर कर देंगे। आपका एग्जाम से पहले एक भी आपका 2004 से लेकर और 2024 तक का सारे आपको क्वेश्चन पेपर जो हैं सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग हमें सपोर्ट करोगे बच्चों तो हम भी मोटिवेट हो गए आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। तो चलिए आज के अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये जिस बच्चे को अपना नोटबुक कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे और वॉइस को शायद म्यूट करे या नहीं करे, वो आपकी अपने ऊपर बात है। आपको अपनी प्रिपरेशन की तैयारी करनी है तो आप अपने वॉइस को थोड़ा म्यूट करके और अपनी स्पीड को स्लो करें वीडियो की, और उसके हिसाब से आप अपना पेपर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए बाद में आप उसको वॉइस ओपन करके उसका सॉल्यूशन और उसकी जो है एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किस में है। तो आदर्श शासक के जो कर्तव्यों का विवरण है वो प्लेटो के रिपब्लिक, अरस्तु के पॉलिटिक्स, महाभारत का शांति पर्व और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आदर्श शासक तो जो है आदर्श राज्य की बात करेगा। तो आदर्श राज्य की बात कौन करते हैं? प्लेटो करते हैं, प्लेटो के रिपब्लिक में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपने पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। यह किसने कहा था? मैकियावेली ने, होब्स ने, लेनिन ने या मायो ने? तो यह जो कथन है ये बोला था मैकियावेली ने कि एक व्यक्ति जो है, कोई भी एक व्यक्ति आम आदमी, वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपने कभी भी खोए हुए धन को नहीं भूल सकता। और उसका कभी धन खो गया या चोरी हो गया है तो वो उस हादसे को कभी नहीं भुला सकता। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन थे? तो समुदायवादी दार्शनिक कौन थे? अर्नस्ट बार्कर, मॉरिस कैंस्टन, फ्रेडरिक हैक या माइकल सैंडल? तो सामुदायिक दार्शनिकवादी थे माइकल सैंडल। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नांकित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम अनुसार क्रम बताइए। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, ऑनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो इनको आपको कालक्रम अनुसार लगाना है कि कौन सी बुक किस सन में पब्लिश हुई थी। तो इनमें से सबसे पहले आती है अपनी द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट 1689, जॉन लॉक। फिर आती है आपकी द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, लॉस्की। फिर आती है आपकी अनार्की एंड स्टेट स्टेट एंड यूरोपिया, ये आती है 1974 में, नोजिक द्वारा। और लास्ट में आती है आपकी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये 1992 में फ्रांसीसी फुकुयामा के द्वारा आती है। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और 2 में क्या है? रूसो है, लॉक है, हीगल है, रोल्स और उनके कुछ कथन है। तो रूसो जो है, रूसो किसकी बात करते हैं? रूसो बात करते हैं सामान्य इच्छा शक्ति की। और लोक बात करते हैं शासित की सहमति की। और हीगल कहते हैं पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा। और रोल्स अज्ञानता का पर्दा। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो आपको अभिकरण और अभिकथन और कारक तर्क दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको इसका उत्तर देना है। अभिकरण है, रोल्स का न्याय सिद्धांत राजनीतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूक्ष्म, व्यापक और व्यवस्थित कार्य है। और तर्क कह रखा है बच्चों इन्होंने कि राजनीतिक दार्शनिक को अब या तो रोल्स के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए और या स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं। तो अभिकथन और कारक दोनों क्या है कि रोल्स का न्याय सिद्धांत राजनीतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली गहन, ये तो ठीक है, राइट बात है। राजनीतिक दर्शनों को अब या तो इसके अंदर कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो ये बताना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। ये आंसर राइट हो जाएगा, दोनों बातें ठीक हैं और कारण भी ठीक है। नेक्स्ट है, अभिकथन है, अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। अरविंद के लिए सच्ची राजनेता सनातन धर्म है, राइट है ये बात। सनातन धर्म से अरविंद का अभिप्राय पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान था। तो उनका धार्मिक अनुष्ठान तो था नहीं, वो तो राष्ट्रवाद को मानते थे, वेदों को मानते थे, धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। तो आर गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा, तो सी आंसर राइट हो जाएगा कि केवल जो है अभिकरण सत्य है, तर्क गलत है। नेक्स्ट है, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था। तो क्रेडो ऑफ रेलिवेंस व्यवहारवाद का, उत्तर व्यवहारवाद का, उत्तर उदारवाद का या उत्तर आधुनिकतावाद का। तो क्रेडो ऑफ रेलिवेंस जो था उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनः स्थापन पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया था। डेविड ट्यूमेन के द्वारा, गैब्रियल आलमेंट के द्वारा, जॉन्स रोल्स या मॉरिस डुवर्स के द्वारा। तो सबसे ज्यादा बल दिया गया था बच्चों जो जॉन्स रोल्स थे उनके द्वारा, और उनकी कृति थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने अवधारणात्मक ढांचे में गाले चेंजिंग और लर्निंग की अवधारणाओं का उपयोग किया। तो कार्ल ड्यूस, डेविड स्टन, हंटिंगटन या फ्रेडरिक्स ने। तो गाले चेंजिंग एवं लर्निंग की अवधारणाओं का उपयोग जो है कार्ल ड्यूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो अमेरिका संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं पूछा है। जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट विटो, सामूहिक उत्तराधिवाद उत्तराधिवत्व, सीनेट का शिष्टाचार या फिल्म स्टिंग। तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है यह अमेरिकी संविधान व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया जाता है, कि अध्यक्ष की जो है अध्यक्ष शासन प्रणाली को भी अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है। तो भारतीय संसद, यूएस संसद कांग्रेस, ब्रिटिश संसद या स्विस संघीय सभा। तो सभी संसदों की जननी किसे कहते हैं, ब्रिटिश संसद को। जो ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं बच्चों, उनके कानूनों को किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती, जो उनके द्वारा निर्मित कानून है। अब देखते हैं, द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है। तो भारत द्वारा, स्विट्जरलैंड द्वारा, यूएसए या यूके द्वारा।
तो ये किया जाता है बच्चों यूएसए और यूके द्वारा। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये किया जाता है यूएसए और स्विट्जरलैंड, यूएसए यूके में नहीं, स्विट्जरलैंड और यूके द्वारा। स्विट्जरलैंड और यूके द्वारा जो है अपने जो प्रत्येक इकाई है उसके अपने सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है, स्विट्जरलैंड और यूके द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक, एक पार्टी व्यवस्था को संक्रिय, एक पार्टी व्यवस्था सत्तावादी, एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया? यानी एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक, एक पार्टी व्यवस्था को संक्रिय और एक पार्टी व्यवस्था को सत्तावादी और एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया। तो किसने किया था? जेम्स जेप ने, डुवर्स ने, जो बलॉन्डल ने या ला पालोपरबरा ने? तो ये क्या था? जेम्स जेप ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो उत्तम शासन के लिए विधि का शासन और नियमित चुनाव, नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, या पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन? तो उत्तम शासन के लिए जो सार है वो है पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। और जो सुशासन है उसमें जवाबदेही सुनिश्चित होती है और जो प्रशासन एक प्रभावी और कुशलतापूर्वक प्रशासन करता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत उपागमों के उद्भव का कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो ये दे रखे हैं, उत्तर व्यवहारवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, समुदायवाद, नव उदारवाद। तो सबसे पहले क्या आएगा? संरचनात्मक प्रकार्यवाद। ये किसके द्वारा दिया गया था? और ये किया गया था आलमंड द्वारा। फिर उसके बाद आता है उत्तर व्यवहारवाद, ये डेविड ईस्टन। उसके बाद आता है समुदायवाद। समुदायवाद की बात करते हैं, सैंडल, वाल्जर और टेलर। फिर आते हैं नव उदारवाद, नॉजिक और हैक। तो आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को दो से सम्मिलित कीजिए। अगत निर्गत विश्लेषण है वो देते हैं डेविड ईस्टन। और संप्रभात वर्ग का संचरण जो है वो करते हैं प्लेटो के द्वारा होता है। और अल्पतंत्र का लौ नियम जो है और रॉबर्ट माइकल। और संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो होते हैं गैब्रियल आलमेंड। तो आंसर जो है सी राइट हो जाएगा, 2143। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो डेविड ईस्टन, सी राइट मिल्स, GDH कोल और डेरिडा। तो डेविड ईस्टन जो है वो बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। बच्चों आपको जितने ये मैचिट आए ना, जितने भी एग्जाम्स प्रैक्टिस सेटअप प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ, तो उसको प्लीज नोट डाउन करें कीजिए। क्योंकि जितने भी एग्जाम होंगे उसमें से आपको ये लगा लीजिए कि हर यूनिट से, हर यूनिट नहीं तो, एक तो वेस्टर्न पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल रिलेशन से, इंडियन पॉलिटिक्स से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी से, इनसे तो आपको आएंगे ही आएंगे मैचिट। खासकर आपको वेस्टर्न से तो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप इनको नोट डाउन करके रखें। क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस थिंकर की, किस कैसा थिंकर है वो, किसके रिगार्डिंग बात करता है, उसने कौन कौन से बातें कह रखी हैं। कई बार किसी भी राइटर की, थिंकर की किसी भी बुक से एक आपको कथन उठा के पूछ लेता है कि ये जरूरी नहीं कि आपने उसकी सारी बुकें पढ़ी हो, उसका सारे डिटेल आपने पढ़ी हो। तो सी राइट्स मिल्स जो हैं वो शक्ति अभिजन की बात करते हैं। और GDH कोल जो है वो
गिल्ड समाजवाद की बात करते हैं, और डेरिडा जो है उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं। तो आंसर जो है ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 से 20 दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो कूट दे रखा है, अभिकरण है, राजनीतिक आधुनिकता को सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास का परिमाण समझा जाता है। सही बात है, समझा जाता है, राइट है। फिर कहता है वो कारण देता है, सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास दोनों विकासशील देशों में काफी दृष्टिगोचर है। नहीं नहीं नहीं, राजनीतिक आधुनिक जो विकासशील देश हैं उसमें तो नहीं है। ये तो जो लामबंदी और आर्थिक विकास है, ये तो विवेक उसके लिए प्रयोग करते हैं, आधुनिक समाज की स्थापना के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, बी। तो आंसर सी राइट हो जाएगा, बस ए सत्य है, आर गलत है। नेक्स्ट है, अभिकरण है, संप्रेषण सिद्धांत सरकार को सूचना प्रवाह पर आधारित निर्णय व्यवस्था के रूप में लेता है। राइट है। फिर इसका तर्क देते हैं, यह है साइबेरियनिस्टिक मॉडल का पर आधारित है। हाँ, साइबेरियनिस्टिक मॉडल पर आधारित है ये। तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे, आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का न्यायाधीश। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब ये दोनों सदनों में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, और जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो जब राज्य की संख्या जो है किसने से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो पंचायत का गठन नहीं कर जरूरी नहीं होता, तो वो होता है 20 लाख। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो स्वराज पार्टी से मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल या विठल भाई पटेल। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो कांग्रेस के विरोध में किया गया था बच्चों, और जिसके अध्यक्ष थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, तथा विठल भाई पटेल भी थे, लेकिन वल्लभ भाई जो है पटेल जो है इसके से संबंधित नहीं है। तो आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों के में क्रीमी लेयर की पहचान की थी? तो वीपी मंडल, रामानंद आयोग, काका कालेकर आयोग या मुंगेरी लाल आयोग। तो जो वीपी मंडल आयोग है इसकी सिफारिश से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको क्रीमी लेयर से संबंधित आरक्षण मिला था। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध में से संबंधित नहीं है? जो भारत के संघ राज्य संबंध है उनसे संबंधित नहीं है। तो राजमन्नार समिति रिपोर्ट, सरकारिया आयोग रिपोर्ट, या पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन, या इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो जो संघ राज्य है उनसे संबंधित नहीं है इंद्रजीत गुप्ता समिति। और ये आप लोग नोट डाउन कर ले, जो भी रिपोर्ट समिति है ये कब कब हुई हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो राजमन्नार जो समिति थी वो आई थी 1969 में, और सरकारिया आयोग आया था 1983,
और पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन था 1977। और जो पुंछी आयोग था वो था 2007 में। तो ये नोट डाउन कर लें आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन, एम के गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लैक ब्लॉक। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। बाकी जो मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में 1928। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। और फॉरवर्ड ब्लैक था 1939 में। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक के लेखक ड्वाइट वॉल्डो, हार्बर्ट साइमन, अल्टमैन मायो या मैक्स वेबर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं ड्वाइट वाल्डो। कब लिखी थी? 1948 में। नेक्स्ट है, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीव दर्शन के समीप आ गया है। यह किसने बोला? मार्शल आई डिमॉक, पॉल एप्पलबी, एल डी वाइट, डब्ल्यू एफ विल्बो विल्बो। तो प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है। यह कथन दिए थे पॉल एल्बी ने। आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नियम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? कारोबारी दक्षता, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो जो लोक निगम है सरकार द्वारा चलाए जाने वाला जो कि ऐसा संगठन है जिनको व्यवसायिक निगमों की भांति चलाया जाता है। और लोक निगम जो है वो सरकारी संस्था के 20वीं शताब्दी में खोज थी। और ये क्या करता है? ये सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण होता है। किसी भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो किसी भारतीय कौन से राज्य ने जो है भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो लोकायुक्त जो है स्थापना वो किस राज्य में सबसे पहले हुई थी? तो वो सबसे पहले तो हुई थी महाराष्ट्र में। और जो सबसे पहले स्थापित करने वाले राज्य कौन कौन से रहे? महाराष्ट्र रहा, उड़ीसा रहा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान रहे। जो लोकायुक्त का अधिनियम था वो एक बार पारित हुआ था उड़ीसा में 1968 में। और लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी 1983 में। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से 7 मिलान करना है। इसमें सिद्धांत दिए गए हैं ओए और साहिकार दिए गए हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव संबंध सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत और क्लासिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो क्या बताते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध बताते हैं कार्य विधियों का मानकीकरण। और मानव संबंध सिद्धांत बताते हैं अनौपचारिक समूह कार्य। निर्णय सिद्धांत बताते हैं समग्र में से एक विकल्प का चयन। और क्लासिक सिद्धांत है प्रशासन के सिद्धांत की रचना। नेक्स्ट है, स्लिप ओवर अधिप्लावन की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है? तो स्लिप ओवर की अवधारणा जो है आपको सिक्योरिटी कम्युनिस्टिज्म में, क्षेत्रीय एकीकरण में, यथार्थवाद में, रचनात्मकवाद में। तो स्लिप ओवर की अवधारणा जो है क्षेत्रीय
एकीकरण के सिद्धांत में मिलती है। ये जो क्षेत्रीय एकीकरण है वो अलग अलग क्षेत्रों के एकीकरण में बल देता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में कितनी भी मुश्किलें या कितनी भी विविधताएं डिफरेंशिएशन क्यों ना हो एक दूसरे से। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वार टू एंड वार था। वार टू एंड वार क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कोरियन युद्ध या वियतनाम युद्ध। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वार टू एंड वार प्रथम विश्व युद्ध को कहते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। समाप्त, स्टार्टिंग। और द्वितीय विश्व युद्ध जो था बच्चों, ये कब हुआ था? ये 39 में स्टार्ट होकर 45 तक। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, एनटीए नाटो है या शार्क है। तो जो क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण है वो शार्क है। शार्क जो है कब बना था? 1985 में। और कहाँ पे इसका? ढाका। उसमें 7 पड़ोसी देशों ने मिलकर ये बनाया था। निम्नलिखित में से किसने नव न्याय संगत युद्ध सिद्धांत नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया? थॉमस सैगलिंग ने, बैरी बोजान ने, आइनिस क्लाउड ने या जॉर्ज बुश ने। तो ये क्या था? जॉर्ज बुश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या था? युद्ध, यथार्थपूर्ण स्थिति, असंतुलन या संतुलन। तो शक्ति संतुलन में सिद्धांत का लक्ष्य यथार्थपूर्ण स्थिति थी। यथापूर्व स्थिति थी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। वैश्वीकरण का विवरण और लेखक दिए गए। सामाजिक संबंध, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, क्षेत्रीयकरण या समय क्षेत्र दबाव। तो सामाजिक संबंध जो हैं वो हैं गिडेसन से, गिडेंस से। विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण है गिडपिन से। और क्षेत्रीय एकीकरण जो है वो करते हैं सोल्टे। और समय क्षेत्र बाद हार्वे। तो आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उद्देश्य का सदस्यता और संगठन दिए गए सूची 2 में। तो वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्यक संगठन ये है यूएनओ से, यूएनओ से। और क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य संगठन है यूरोपियन यूनियन से। और क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन है एनटीओ से। और वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन है आईएलओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। रीगा की सुक्ति, सिनॉट सिद्धांत, माल्टा सम्मेलन, जिनेवा उपसंधि। तो जो रीगा की सुक्ति है वो है शीत युद्ध का उद्भव। और सिनाटा सिद्धांत जो है वो पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्र। और माल्टा सम्मेलन जो है शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत। और जिनेवा उपसंधि है रासायनिक शस्त्रों का उपयोग अवैध घोषित करना।
नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है गोवा की सुंदरता, आंतरिक आपात स्थिति आरोपण, इंदिरा गांधी की मृत्यु और पोखरण विस्फोट 1। तो गोवा कब आज़ाद हुआ बच्चों? तो गोवा की स्वतंत्रता है 1961 में, और आंतरिक आरोपण जो है वो है 1975 में, और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु थी 1984, और पोखरण विस्फोट था 1974। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतों के उद्घोषित होने का सही क्रम बताइए। तो इनमें से कौन कब उद्घोषित हुआ था, तो यानी किस डेट में हुए थे, उनका क्रम बताना है, जो सबसे पहले और सबसे लास्ट। तो ट्यूमैन सिद्धांत, निक्स सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत और मुनरो सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें? तो सबसे पहले आता है मुनरो सिद्धांत 1823 में। फिर आता है ट्यूमैन सिद्धांत 1947 में। फिर आता है आइजनहावर सिद्धांत 1957 में। और फिर आता है निक्स सिद्धांत 1965 में। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। ये आप लोग नोट जरूर करें। नेक्स्ट है यूएनओ के निम्नांकित सेक्रेटरी जनरलों की उनकी नियुक्ति के समय के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यू थांट, कुर्ट वाल्डीम, त्रिगवैली, डेग हैमरसोल्ड। तो सबसे पहले आते हैं त्रिगवैली, ये है 1946 से 52। फिर आते हैं डेग हैमरसोल्ड 53 से 61। फिर आते हैं यू थॉन्ट 61 से 71। फिर आते हैं कुर्तमालुद्दीन 72 से 81। ये इस सीरीज में है, तो इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारक दिए गए हैं 43 से 44। अभिकरण है मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। वेबरी नौकरशाही के नियमों को विनियमों की बहुत अधिकता है। जो वेबरिन नौकरशाही के नियम थे उनको विनियमों की बहुत अधिक अधिकता है, जो विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये दोनों ही चीजें ठीक हैं, तो ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नाभिकीय भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य है, यानी भारत के पास नाभिकीय जो हथियार हैं। फिर कहते हैं कारण देते हैं भारत ने एनटीपी पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत ने जो एनटीपी पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो बात ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये तो भारत के पास एटॉमिक पावर है, ये इस चीज की कोई वो नहीं कि उसने साइन नहीं किया इसलिए है। तो कारण सही नहीं है, बाकी दोनों सत्य हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। और किस किसने भारत के साथ जो है साइन नहीं किए एनटीपी पर? तो भारत, फ्रांस, चीन और ब्राजील, इन्होंने भी साइन नहीं किए हैं। एनटीपी क्या है बच्चों? नॉन प्रेडिफिरेशन टेरिटरी ट्रीटी, यानी कि आप जो है जो हथियार हैं आपके जैव विविधता के, यानी जो परमाणु हथियार हैं उनको रोक पर। फिर है अभिकरण सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की जाती है। यानी सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की जाती है। करते हैं भाई, वो संभालते जो जो यूनियन सदस्य हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है या कुछ तो उसको एक दूसरे को कवर अप करते हैं। फिर है राज्यों को युद्ध करने का अधिकार नहीं, राज्यों को युद्ध करने का अधिकार नहीं है भाई इसमें। तो आंसर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सत्य है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है नीचे अनुच्छेद दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसको रीड आउट कर लीजिए या फिर इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं।
काफ़ी बच्चे हैं जिनको गद्यांश में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जो पैराग्राफ्स है उसमें भी आंसर आप लोग गलत कर देते हैं। जब भी इसको ध्यान से पढ़े, जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपके पास रफ नोटबुक या वो होगी, तो पहले आप या तो क्वेश्चन को रीड करके उसमें ढूंढने चलते हैं, फिर कुछ बच्चे या लास्ट में वो करते हैं। तो पहले एक बार आप 1 मिनट लगा के अपने इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 मिनट लगते हैं। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक बार रीड आउट कर देता हूँ। तो नौ नौ सहस्त्रवादी की पहली शताब्दी में विश्व सबसे पहले की कहीं ज्यादा खतरनाक स्थान पर है। लघु युद्ध, अलगाववादी आंदोलन, बगावतों और क्षेत्रीय विवादों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यवस्थाहीन देशों की को मूलभूत स्तर पर जगह जगह पर दाग लगा दिए हैं। वो अब आतंकवाद के अकल्पनीय भयानक कृत्यों के सर्वोच्च स्तर पर हैं। यह स्थिति ऐसी है कि जैसे यात्रियों से भरे हवाई जहाज को गगनचुंबी इमारतों से टकराने के लिए निर्दिष्ट मिसाइलों में बदल दिया देना है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो नव सहस्त्रवादी की चला हुआ है, शस्त्र जो युद्ध चले हुए हैं, उनमें आप इस समान चले हुए हैं कि एक हवाई जहाज को काफी आकाश में ले जाकर किसी बड़ी इमारत से टकराने के लिए मिसाइल की तरह इस्तेमाल करना। शीत युद्ध के बाद की उत्तराधिकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो अब उभर रही है, अस्थिर स्थितियों और आतंकित राष्ट्रीय हितों द्वारा चरित्रांकित है, जिसमें विश्व के बारे में अनिश्चित सुदेश मित्रों द्वारा उतना ही आग में ईंधन देती है जितना कि जानकर विरोधियों द्वारा राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था, जो शांति और भाईचारे के लिए उत, उत्कंठा के अनुरूप होने के कोई चिन्ह नहीं दर्शाती है, और संघर्षों को सौहार्द से निपटाने में संयुक्त राष्ट्र के अक्षम सिद्ध होने से बड़े देश अपनी खुद की रक्षा के लिए पृथक बंदोबस्त करते हैं। आगे है, काफी बड़ा ये तो। विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली आर्थिक एवं सैन्य सत्ता के रूप में यूनाइटेड ऑफ अमेरिका ने साम्राज्यिक उत्कंठाओं को दिखाना शुरू कर दिया। वास्तविक समस्या ये है कि यह विश्वास दिलाने लगता है कि पूर्ण सुरक्षा का पीछा करना कहीं ज्यादा कपोलकल्पित अनुष्ठान है, चाहे इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पीछे हटना और पर्याप्त असमान शत्रुओं के विरुद्ध उन्नत नाभिकीय एवं प्रारंभिक सैन्य शस्त्रों को उपयोग करने का विचार है। यानी कुल मिला के आप देखो तो ये सारी अमेरिका के ऊपर दावेदारी है। न्यूक्लियर वॉर के बारे में इसमें बात कर रखी है, यानी हथियारों का और आतंकवाद का फैलाव इसमें बता रखा है। जो आईफिल टावर अटैक हुआ था अमेरिका में, उससे संबंधित कुछ बातें इससे आप सबसे जोड़ सकते हो। फिर ये कहते हैं कि भारत, रूस, चीन मित्र बंधन जैसे विचार बिना अधिक विश्वास के प्रस्तावित किए जा रहे हैं। जो भारत, रूस और चीन के मित्र संबंध विचार हैं, वो बिना अधिक विश्वास के ही बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय राज्य आशंकित हैं कि कहीं वे अमेरिका के मात्र पिछल लघु न बन जाएं, कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनमें ये डर है कि कहीं वो बस अमेरिका के पीछे घूमते ना रह जाएं, और भारत जैसे देश सुरक्षा के क्षेत्र में, व्यापार और उन सब में आगे ना निकल जाएं, क्योंकि वो जो उनका संगठन है, जैसे कि रूस, फ्रांस, चीन, भारत, इन सभी के जो अपने विस्तार करने लग रहे हैं एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाकर। तो ये सारी चीजें ही आप एक बार इसको देख लेना, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, काफी लंबा हो जाएगा। लेखक का मुख्य सरोकार किससे है? तो लेखक का मुख्य सरोकार निरपेक्ष सुरक्षा से, नाभिकीय सुरक्षा से, वैश्विक एवं व्यापक सुरक्षा से, या अमेरिकी सुरक्षा से। तो लेखक जो बात करते हैं वो सभी की बात करते हैं, तो वैश्विक और व्यापक सुरक्षा से उसका सरोकार है। नेक्स्ट है, वैश्विक सुरक्षा को आज सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो वैश्विक सुरक्षा को आज सबसे बड़ा खतरा जो है यूनाइटेड स्टेट और यूरोप से है, या गैर राज्यकर्ता और नाभिकीय शास्त्रों से है, और आतंकवाद से है। तो यूनाइटेड और यूरोपियन स्टेट से इतना खतरा नहीं है जितना कि जो गैर राज्यकर्ता, नाभिकीय शस्त्रों और आतंकवाद से है। इन जो न्यूक्लियर बॉम्ब और आतंकवाद से जितना खतरा है, उतना खतरा किसी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छेद के अनुसार कौन से देश अपने प्रभाव को विस्तृत करने की चेष्टा कर रहे हैं? तो जो परिच्छेद दिया हुआ उसमें कौन से देश हैं जो कर रहे हैं? तो अभी आपको मैंने बताया यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन और रूस तो अलग है। तो चीन, भारत और रूस जो आपस में
कम विश्वास में भी एक दूसरे के मित्रता पूर्ण करके अपने क्षेत्र को विस्तार कर रही हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी डेवलपमेंट है, उनको बढ़ा रही है। यानी इतना टफ नहीं है गद्यांश, आप लोग मोटा मोटा पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं कि क्या पूछा है। क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से रीड आउट करके भी इसको पढ़ सकते हैं। लेखक निम्नलिखित युग्मों में से किसे समानार्थक समझता है? तो आतंकवादी और नाभिकीय अस्त्र को, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप को, नाभिक और पारंपरिक शस्त्र और लघु शस्त्र और बगावत को। तो किसको जो है समानार्थक समझता है, एक समान? तो जो नाभिक और पारंपरिक शस्त्र है उनको। नेक्स्ट है, परिच्छेद में दी गई सामग्री को किसके लिए तर्क में बेहतर उपयोग किया जा सकता है? यूएनओ के सुदृढ़ीकरण के लिए, बहुपक्षीय सुरक्षा के लिए, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, अमेरिकी शक्ति को चुनौती देने के लिए। तो यूएनओ की खाली एक बात नहीं है, या सिर्फ अमेरिका की शक्ति की कोई बात है। आतंकवाद का मुकाबला हम कह सकते हैं, या फिर बहुपक्षीय सुरक्षा के लिए, जो सभी की सुरक्षा के लिए। अगर हम न्यूक्लियर पे, जो न्यूक्लियर हथियार है उन पे पकड़ कर लेंगे, उनको रोक करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ सभी एक साथ चलेंगे, तो बहुपक्षीय सुरक्षा के लिए हम इसके बेहतर जो उपायों को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो पेपर था 2009 का, जून का, वो कंप्लीट होता है। तो आप सभी को क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ सुधार करने क्लास में, या आपको किसी भी थिंकर के, या किसी भी टॉपिक के, या किसी भी यूनिट के अलग से अगर आप प्रीवियस ईयर चाहिए क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वरना हम डेली जो है आपको एक एक प्रैक्टिस सेट डालते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम है। आपके एग्ज़ाम से पहले तकरीबन जितने भी प्रैक्टिस सेट है पॉलिटिकल साइंस के और पेपर वन के पिछले 15-20 साल के, हम सारे डालने की कोशिश करेंगे। कम से कम आपको 15 प्लस ईयर के जो हैं, 15 प्लस ईयर के जो है आपको प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, और क्लास को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो आप चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।